हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम असरार और मैं हूं माद लतीफ और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, ये डिटेक्टिव डिफेंस एक बात चैनल शुरू करने है। से पहले सब्सक्राइब यार सब्सक्राइब आप कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से हमें काफी हौसला मिलता है। 94% तक रेशो चलेगी। ये अनसब्सक्राइब जो है जो देख रहे हैं वीडियो, अच्छा, 6% सिर्फ सब्सक्राइब है। यार कुछ करो यार, ख्याल मतलब करो। बाहर के लोग आके धन्य होके निकल जाते हैं बगैर हमारे यार थोड़ा सा आप यार पूरी हमें वीडियो कुछ हौसला हो, हमें सपोर्ट हो। पूरी वीडियो देखा करें, इससे काफी लोगों तक हमारी वीडियो जाएगी। और लाइक स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि हमारी वीडियो अच्छी होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कोई फजूलियात नहीं होने वाली बस। सो गाइस, आज का टाइटल जो है वो थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर है, जो कि डिटेक्टिव डिफेंस ने एक मतलब इसमें क्या मतलब इसका ये होगा कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर दे दिया, इंडिया कहना चाह रहा है इसमें। थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर। अच्छा, एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ, थोड़ा सा बताएं। हरी सिंह कौन थे? हरी सिंह वहाँ पे उस वक्त बादशाह थे जो है ना कश्मीर के, तो वो अपना वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे उस वक्त ना। सही हो गया। तो अच्छा, ये ग्रैंडसन किसके थे? रणबीर सिंह के थे? रणबीर सिंह के सही उनके मतलब जो है ना ग्रैंडफादर थे उस वक्त। देन उसके बाद वो जो है ना अलग रहना चाहते थे। ओके, एक अलग इंडियन रिसोर्सेज के हिसाब से हम आपसे बता रहे हैं कि ये क्या सीन हुआ उस वक्त। ओके, तो जो पॉपुलेशन सारी मुस्लिम थी वो इलाहा करना चाहती थी पाकिस्तान के साथ। सही हो, ठीक है। तो पाकिस्तान आर्मी ने अटैक कर दिया कश्मीर पे। सही, ठीक है। तो अब हरी सिंह हो गया परेशान, अच्छा भाई मैं किधर जाऊं। ओहो, वो हो गया इंडिया के पास। इंडिया ने कहा भाई आप तो सेपरेट रहना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प क्यों करें। जैसे देखे ना, वेस्ट बंगाल और साउथ बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है काफी देर। हाँ, और ईस्ट बंगाल जो ईस्ट बंगाल सॉरी वो पाकिस्तान का हिस्सा था 1970 में। ये 1947 अक्टूबर 26 की बात है, जब हरी सिंह ने डील साइन की थी इंडिया के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करने वाला है और हम आपके साथ इलाहा करना चाहते हैं, आपके साथ अलाइनमेंट चाहते हैं और हमारी हेल्प करें। फिर इंडियन आर्मी आई। ये बेसिक सा नॉलेज है, मतलब जो कि हमें इंडियन रिसोर्सेज, जो पाकिस्तान रिसोर्सेज हमें जो नॉलेज मिलता है वो ये मिलता है वो कि हमारे जो हमारी कश्मीरी मुसलमान अवाम थी वो उन्होंने हेल्प मांगी पाकिस्तान से कि हम आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारा राजा जो हिंदू है वो हम पे जुल्म ज्यादतियां करेगा, हमें आपके साथ इलाका नहीं करने दे रहा, हमें हमारी हेल्प कर। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त इंडिया के साथ इलाका हो चुका था कश्मीर का ना, मतलब यहाँ हो चुका था, यहाँ होने वाला था, जो भी सिस्टम था, मतलब इंडिया उस पर कब्जा करने लगा था, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया। ये पाकिस्तानी जो मतलब मौक़िफ़ हमें बताया जाता है बुक्स के अंदर, या वैसे ये कॉमन ये मौक़िफ़। हमने इंडिया का भी मौक़िफ़ बताया, पाकिस्तान की भी मौक़िफ़ बताया। अब न्यूट्रल बात करते हैं। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जितना टेरिटरी थी ऑक्यूपाई की पाकिस्तान ने, जितनी इंडियंस कर सकते थे 27 अक्टूबर 1947 उतनी, जब तक सीज़फायर नहीं हुआ पीछे से सीज़फायर किए यूएसए ने कि जहां तक आप पहुंच गए हो वो आपका हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, और जहां तक पाकिस्तान पहुंचा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी उसके बाद से। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देखे। 3 2 1 स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर हैरान मत होइए। आज मैं वाकई पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि तुम ना होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी नादानी नहीं होती तो कश्मीर का 70% इलाका हमारा ना होता, क्योंकि तुम्हारी जाहिल सरकार और आर्मी नहीं होती तो कश्मीर भारत का मुकुट न बनता, और तुम ना होते पाकिस्तान तो कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा नहीं बनता। इसलिए थैंक यू पाकिस्तान। दोस्तों, वादे के मुताबिक कश्मीर पर अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। पहला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो वादे के मुताबिक सबूतों के साथ पाकिस्तान का एक बार फिर पर्दाफाश करने वाला हूं, जिसमें पाकिस्तानी ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 1947 में आधा कश्मीर भारत से छीन लिया। पहले आपको पाकिस्तानियों के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं, जिसमें वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने भारत से आधा कश्मीर छीन लिया। इन जैसे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, जिसमें बड़े फक्र से पाकिस्तानी आधे कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करते हैं। लेकिन आज उनके फक्र को शर्मिंदगी में बदलने वाला हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं
बिना सबूत में कोई बात करता ही नहीं। सबसे पहले कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। साल 1846 में ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच एक डील हुई अमृतसर में ईस्ट इंडिया कंपनी और तब जम्मू के महाराज थे महाराजा गुलाब सिंह। उनके बीच एक समझौता हुआ और जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा वंश के संस्थापक थे। इस समझौते के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 7.5 लाख नानक शाही रुपए का भुगतान किया और कश्मीर घाटी के साथ लद्दाख को भी खरीद लिया। लद्दाख में बाल्टिस्तान, करगिल और लेह शामिल थे। इन सबको उन्होंने जम्मू के साथ जोड़ दिया। जम्मू पर पहले से ही उनका शासन चल रहा था। बाद में उन्होंने गिलगित वजारत, जिसमें गिलगित और पामेरी के इलाके थे, उन्होंने सिखों से युद्ध लड़कर जीता। महाराजा हरि सिंह इसी डोगरा वंश के आखिरी शासक थे और जब भारत आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने की इच्छा जताई थी। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया सरकार के समय से जिस तरह की अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर है वही आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पीएम जनक सिंह को इसके इत्तला भी दे दी, लेकिन भारत ने इस अग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और महाराजा हरि सिंह को खबर भिजवाई कि या तो आप या फिर आपका कोई प्रतिनिधि दिल्ली आए जिससे इस पर बात हो सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई भी दिल्ली नहीं आया। पाकिस्तान को भी भारत के मंसूबों की जानकारी मिल रही थी। गवर्नर जनरल जिन्ना ने फौरन कश्मीर जाने का प्लान बनाया। 14 अगस्त के फौरन बाद उन्होंने अपने एडीसी को कहा कि जी मैंने कश्मीर जाना है, तो आप महाराजा से बात करें। तो उन्होंने अपने जो भी चैनल्स थे उनके थ्रू जो है वो महाराजा से बात की। तो महाराजा ने कहा जी कि इस मौके पर जनाब साहब का कश्मीर आना जो है ये बहुत ही खौफनाक बात होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले ही एक अनरेस्ट है, तो जनाब साहब अगर आते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये हमारे मिली भगत से जो है वो कश्मीर में आए ताकि यहाँ पे ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हक में हमवार हो। तो जाहिर है इसके लिए फिर जो इंडियन लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रिएक्शन देगी कि ये गलत हो रहा है, चूंकि आप आ रहे हैं तो फिर हम भी आएंगे, तो फिर ये सारा जो फसाद हो रहा है बर सगीर में इसका मैदान बन जाएगा कश्मीर। इसलिए दिस इज नॉट एडवाइसेबल। महाराजा हरि सिंह का ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत की तरफ से उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और ऊपर से भारत की जो उस वक्त लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उनके साथ महाराजा हरि सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक साल पहले ही जो उनके दुश्मन थे शेख अब्दुल्ला, उनकी मदद करने के लिए पंडित नेहरू कश्मीर में आ गए थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रखा था। साल 1946 में मई का महीना था जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके वकील बनकर कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महाराजा द्वारा रोक दिया गया और 22 जून 1946 को उन्हें गिरफ्तार कर मुजफ्फराबाद के करीब डोमेल के डाक बंगले में रख दिया गया था। अब महाराजा जो है वो अपने मामले में बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। ये आप जानते हैं कि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था कि जी आप बगैर इजाजत के जो है वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायदे आजम को जब उसने कहा कि आप नहीं आ सकते तो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। और वो जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव वाले कहते हैं कि उस वक्त मिस्टर जिन्ना को ये एहसास हुआ कि ये महाराजा हरि सिंह जो है ही विल नेवर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो उसने पर लियाकत अली को बुला के कहा कि इसको हैंडल करें, क्योंकि कश्मीर आपके हाथ से निकल रहा है तो इसको आप हैंडल करें। इसके बाद लियाकत अली खान ने क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला करवा दिया। फिर भारत ने फौज भेजी। कबायलियों के साथ मौजूद पाकिस्तानी सेना को भी उन्होंने काफी हद तक पीछे खदेड़ दिया। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू विवाद को संयुक्त राष्ट्र ले गए, सीज फायर हो गया और जो जहां था वहीं रुक गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। The line of control has divided Kashmir into the portion that is controlled by India, which is most of the valley, and the portion to its west, which is about 1/3 or slightly less than that of the entire old state of Jammu and Kashmir, and that is called Azad Kashmir by the government of Pakistan. तो पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, सुन लिया ना आपने? तो अपना ज्ञान जरा दुरुस्त कर लीजिए। आपके पास आधा कश्मीर नहीं है,
हाँ, ये अच्छा हुआ कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो भारतीय फौज वहां नहीं जाती, भारतीय फौज वहां नहीं जाती तो कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं आता। तो अब यही नैरेटिव जो है वो 70 साल से चल रहा है। इंडिया ये कह रहा है भाई ये वाकयात इस तरह हुए, हम तो कश्मीर में कोई अनइनवाइटेड नहीं गए, हमें तो इनवाइट किया गया, एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ कोई इलेजिटिमेट मौजूदगी नहीं है, चूंकि आपने हमें दावत दी तो हम आए। पाकिस्तान ये कहता है कि जी ये जो कबायली हैं ये तो हमने नहीं भेजे जी, इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो खुद चले गए। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं कि भाई यूएन के मुताबिक कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है, भारत का कोई हक नहीं है। यूएन में भारत की कश्मीर मुद्दे को लेकर हार हो चुकी है। लेकिन मैं सच बताऊं, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। आपको सबूतों के साथ मैं असलियत बताता हूं। आपको अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टीन फेयर के साथ एक पाकिस्तानी का वाकया दिखाता हूं। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मूल के एक स्कॉलर एहतशाम ने उनसे यूएन को लेकर कश्मीर पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में क्रिस्टीन ने जो कुछ कहा उसे हर पाकिस्तानी को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। My name is Ehtisham and I'm a Fulbright scholar here in the United States. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to the Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूएन में कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारतवंशियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई पाकिस्तानी कश्मीर और यूएन को लेकर चिल्लाने लगे, आपसे बहस करने लगे, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और असलियत दिखाइए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। शायद पाकिस्तानियों को ये नहीं मालूम कि कश्मीर का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में है ही नहीं। जितनी भी बातें कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर कितना भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला लीजिए, लेकिन वहां से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर साइन कर दिया है जिसने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी ताकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया है। यानी किसी भी तीसरी ताकत की दखल हो ही नहीं सकती। कैसे, ये भी आपको सबूतों के साथ बताता हूं। 1971 की जंग याद है आपको? भूलेंगे भी कैसे? आपका मुल्क 2 टुकड़ों में जो बांट दिया था हमने। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हमारी फौज के आगे सरेंडर किया था, जिन्हें हमने कैद करके रखा था, जब उन्हें छोड़ा तो एवज में पाकिस्तान से हमने क्या लिया? इसका जवाब यह है कि एवज में हमने पाकिस्तान से कश्मीर ले लिया। कैसे, आपको समझाता हूं। 71 की जंग के बाद साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। और पता है इस समझौते में क्या शर्त थी जिसे मानने के बाद ही 93,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद से छोड़ा गया था? वो शर्त थी कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर
बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी भी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं होगी। दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत कर इसे सुलझाएंगे। यानी भारत ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र से निकालकर भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल पर रख दिया। अब जिन लोगों को शक हो वो शिमला समझौता जाकर पढ़ सकते हैं। कश्मीर का खेल खत्म हो गया। अच्छा, कैसे? आप जो मर्जी चीखते रहें। आपने शिमला मुआहदा किया, शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि अब कश्मीर के मामले पर अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के तनाज़ात सिर्फ बातचीत के जरिए से ही हल हो सकते हैं। आप लाख वहाँ पे गठजोड़ करते रहें, इधर से एक छोटी सी गोरिल्ला फुलझड़ी छोड़ दें, चाहे हिंदुस्तान वाले कर दें, तो उनको तो शौक नहीं है करने का, आप कर दें। आप उनको और मुसीबतों में कश्मीरी अवाम को फंसा रहे हैं अपनी लश्कर भेज भेज के। शिमला मुआहदा इसलिए किया गया था, जी, आप इतनी बुरी तरह से अपनी फौज की शिकस्त के बाद पसपाई का शिकार थे जी, कि आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के पास जाएं और उनसे कहें भाई अब हम बांग्लादेश में माफ करो, बांग्लादेश में हटाने के बाद। हाँ, और 90,000 फौजी फंसे हुए थे। लोग भूल जाते हैं शिमला मुआहदा 1 था, आपस में ताल्लुकात ठीक करने का, जो बुनियादी तौर पे प्राइमरी मोटिव था शिमला मुआहदा नंबर 2 का, जिसके जरिए से आपके जंगी कैदी वापस आए थे। ये बार बार कैसे भूल जाते हैं। उसके बाद उस मुआहदे को रेटिफाई किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट। उसमें लिखा अब हम मिलकर बात करेंगे, और जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। यही है ना हकीकत। अब उसके बाद जब से लेके आज तक कोई पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कहती कि जी शिमला मुआहदे से हमें निकलना है। दुरुस्त, ठीक है, आपने सीधी सीधी बात है। लेकिन शिमला मुआहदा जब तक मौजूद है, बिल्कुल ठीक, कश्मीर वश्मीर का मसला अब हल नहीं होता है। उसी के तहत अगर हल हो सकता है तो हो सकता है, अब होगा नहीं। तो समझ गए ना, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि कश्मीर पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। और यह दावा इतना ज्यादा मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप में जंग लड़ने की कुव्वत नहीं है, और ये आप जान चुके हैं हमसे 4 जंग लड़ने के बाद। और अब जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत का रास्ता है, और वो भी भारत की शर्तों के मुताबिक। लेते लेते देना पड़ जा रहा है, तो फिर क्या आप इसका क्या कंक्लूजन किया फिर कि वो काम करें जहां कुछ मिल भी जाए। आपने 60 इयर्स, यही तो मैं कह रहा हूं उस वक्त से, कि आपने एक पॉलिसी इख्तियार करके ट्राई करके देख ली, नहीं कामयाब हो रही, और दिन ब दिन आपका और हिंदुस्तान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया ग्लोबली हिंदुस्तान की तरफ जा रही है, आप आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो किस बेसिस के ऊपर आप कुछ लेने जाएंगे हिंदुस्तान से? तो ये आपको भी अपनी जो योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप सही कह रहे हैं, ये ना हो कि लेते लेते और देना पड़ जाए। आधा मुल्क तो चला गया ऑलरेडी। कश्मीर हम बनना नहीं चाहता पाकिस्तान का हिस्सा। कंपेल आप नहीं कर सकते, बातचीत के साथ ही आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं, और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको कश्मीर के ऊपर जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं इसको भूलना पड़ेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, ना दुनिया आपके साथ है, ना आपके पास ताकत है उसको करवाने की। और तीसरी बात ये कि कश्मीरी नहीं चाहते कि वो आपका हिस्सा बने। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक वक्त था जब वो चाहते थे, मगर बहुत कुछ हो चुका है, अब वो नहीं चाहते। इसलिए इस वजह से वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग, और वहां आके सेटलमेंट करें जहां कश्मीरियों को एक्सेप्ट। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड यार एंड में जो है ना, ये नजम सेठी साहब अभी एंड नहीं हुई, ये अभी सेकंड पार्ट इसका आएगा। जी, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो नजम सेठी साहब ने बड़ी सीधी सीधी सी बातें की, सीधी सी बात की, सही बात की। यार अभी मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि मुझे शिमला का ईयर कॉन्फ्रेंस का इतना नहीं पता था। ये जो शिमला एग्रीमेंट हमने सोशल स्टडीज में पढ़ा है, ठीक है ना, ये एग्रीमेंट का। लेकिन ये नहीं बताया गया हमें कि ये बात हुई कि कश्मीर का मसले में कोई और थर्ड कंट्री नहीं है। हमें यही बताया जा रहा है कि यूएन जो है उसने करारदाद पेश की हुई है कि वो करारदाद जो है वो ये है कि वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं। अच्छा, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। वो इलेक्शन करवाए जाएं, और जो वो इलेक्शन जीतेगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया, वो कश्मीर उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। Exactly. लेकिन हमें ये बात नहीं बताई जाती कि उसकी यूएन की पहली शर्त ये भी थी, पहली कंडीशन ये भी थी कि दोनों कंट्रीज अपनी आर्मीज बैक करेंगी वहाँ से। Exactly, मतलब उसको न्यूट्रल करेंगी, फिर इलेक्शंस होंगे। जब तक आर्मीज हैं तो न्यूट्रल इलेक्शंस कैसे होंगे? तो इस बात को तो मतलब तस्लीम करना चाहिए हमें। तस्लीम करना हम चाहते हैं कि आर्मी भी वहीं रहे, सारा कुछ वही हो, और इलेक्शन हो जाए। वो कैसे होंगे? नहीं हो सकते। कैसे करवा सकते? अच्छा, नजम सेठी ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि कभी भी कोई
अगर आपने कोई चीज आपने मनवानी है तो वो लड़ाई से नहीं मनवा सकते आप। हाँ आपस में बैठकर बातचीत करके फिर उसके बाद आप मनवा और सकते मेन हैं। मजे की बात ये की है यार उन्होंने कि भाई एक बार हसन इंडिया ने या पाकिस्तान ने चलो ट्राई कर लिया, किसी चीज का भी ट्राई कर लिया, जब आपको नहीं मिली दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार जब नहीं मिल रही तो उसको खत्म करें। दुनिया चांद पे जा रही है, हम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ कश्मीर इशू पे उन्हें भी बेचारों को हमने किया हुआ है, तंग किया हुआ है कि यार वो भी न्यूट्रल हो मतलब यहाँ का फैसला होना ना फिर हो जाए, या हो जाए। इंडिया का होना तो इंडिया का हो जाए, अगर कश्मीर को आजाद होना आजाद हो जाए, आजाद अगर हो पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ इंडिया के साथ, लेकिन ये पूरी जिंदगी मतलब ये सदाबहार रोना लगे रहेगा चलता कि ही भाई इंडिया वाले कश्मीर को नहीं पता कि वो पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के साथ है, बट हो जाए यार, इंडिया के साथ होना चाहिए, हो जाए बट ये जो डिस्प्यूट है इसको खत्म होना चाहिए कि भाई वो ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, इसी नहीं खराब इसी वजह से जो है ना गाइस खराब हुआ है ये हमारे ताल्लुकात। पाकिस्तान इंडिया ही आपस में ट्रेड कर ले, मैं कहता हूँ, और बहुत कुछ कर ले, दोनों बहुत ऊपर जा सकते हैं। अच्छा इतनी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी तक। हमने कारगिल वार पर भी बनाया, हमने सियाचिन पे भी, हमने एक अभी और भी है 1971 पे कोई हमने अभी बनाना है, वो डिटेल में कोई वीडियो नहीं इंडियन अभी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी नहीं पढ़ा, हमने पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पढ़ा है, बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के हम न्यूट्रल होकर बता सकेंगे कि यार ये हुआ था। क्योंकि कारगिल के हवाले से हमें पढ़ाया जाता था कि कारगिल सिर्फ इस वजह से हारे कि परवेज मुशर्रफ आई थिंक नवाज शरीफ ने जाके जो है ना यूएसए में सुलह करवा दी थी, हमें ये, लेकिन हमने जो वीडियो देखी उसमें और ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान जीता ना इंडिया जीता था। बट जब हमने ये वीडियो देखी, हमने सिर्फ वीडियो नहीं देखी गाइस, हमने बाद में रिसर्च की, हमने दोस्तों को बताया, हमने कहा यार एक्चुअल में ये इंडिया जीत गया था कारगिल वार, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी नहीं थी, पाकिस्तान के फौजी गए, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने करना है कि जाके, स्ट्रेटजी नहीं थी बिल्कुल, मतलब इस तरह वो हमने रिएक्शन दिया, अगर आप जरूर देखेंगे कारगिल वार का ना, ठीक है, तो बस हमें इजाजत तब तक के लिए सेकंड पार्ट का वेट करेंगे, कोई गलती कोताही कोई माफी दे देना यार, हम अभी हम खुद अभी तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, और हम सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे और आशना होते रहेंगे, अवेयर होते रहेंगे सच्चाई के साथ। सो टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।